नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स EMCQ पार्ट 4 देखेंगे। अगर पार्ट 1, 2, 3 आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें आप वहां दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन है 152 नंबर क्वेश्चन। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। यानी विद्युत जब घर का वायरिंग करते हैं तो एक तार को जो है हम लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो वह क्यों गाड़ते हैं, यानी विद्युत फिटिंग भू संपर्कित क्यों किया जाता है? इसका एक ही कारण होता है कि जब शॉर्ट सर्किट हो या चाहे ज़्यादा विद्युत प्रवाहित हो तो वह जो है भूमि के अंदर, धारा जो है भूमि के अंदर चली जाएगी। यानी लघु पतन माने शॉर्ट सर्किट जब हो तो धारा जो है भूमि में चली जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का क्या मात्रक होता है? तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 154। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है और यह एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ये दोनों में कंफ्यूज रहता है। आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे पहले आप जानिए एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं, आ इधर सुन, यानी आदर्श आममीटर का क्या होता है? शून्य होता है। आ इधर सुन। इस तरह से आप आदर्श आममीटर का आद रख सकते हैं शून्य। तो आदर्श जब आममीटर का शून्य हो गया तो वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इस तरह से आप दोनों आद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम से डिनोट करते हैं और ओम का सिंबल जो है इस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 156 में कह रहा है घरों में पंखे लगे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घर में जो पंखा बल्ब आदि लगे होते हैं कौन से क्रम में होते हैं? तो यह जो है समानांतर क्रम में होते हैं। मिश्रित क्रम में कब कहेंगे? जब यहाँ पे एक तार लेंगे, इसमें बल्ब लगा दिए, फिर आगे इसी तरह से यहाँ बल्ब लगा दिए। ये जो रहता है ये मिश्रित क्रम होता है। जबकि समानांतर क्रम इस तरह से बल्ब फिट करेंगे, यहाँ बल्ब फिट करेंगे, इससे जोड़ेंगे, यहाँ बल्ब फिट करेंगे, इससे जोड़ेंगे। ये जो हुआ समानांतर क्रम में हुआ और ये जो है मिश्रित क्रम में हुआ। तो घर का वायरिंग जो होता है समानांतर क्रम में होता है, ना कि मिश्रित क्रम में होता है। क्वेश्चन नंबर 157 में है किसी चालक के सिरे के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। धारा के समानुपाती होती है। यह जो है किस नियम कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो ओम का नियम। ओम का नियम ओम जो थे, एक ओम वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने दिया था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच एक रिलेशन बताया था। और जहाँ V बराबर I इंटू आर, यहाँ R क्या है? R एक कांस्टेंट है और यह जो है वोल्टेज है और यह जो है रेसिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध है। तो यह रिलेशन किसने दिया था? ओम दिया था, इसलिए उसका ओम का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 158। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो पहले जानिए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ये एरिया जो होता है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हमको पूछा है कुछ विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा रो LYA हो जाएगा, हो जाएगा। और ये रो है, इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर रो बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू A हो जाएगा और बटा में चल जाएगा लंबाई। यह जो है क्षेत्रफल है ये यहाँ, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, L से L कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1 मीटर यहाँ बच जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओम इंटू मीटर। रो बराबर कितना हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159। यदि 3 ओम और 6 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो जोड़े संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा?
अगर श्रेणी क्रम में कहता तो सीधे हम क्या करते, 3 + 6 = 9 बोल देते, लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम नहीं, यहाँ समानांतर क्रम है। तो समानांतर क्रम के लिए कैसे निकालेंगे समतुल्य प्रतिरोध, तो बटा में हो जाएगा 1/3 और जोड़ 1/6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 यानी 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, इसका 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 161, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय किसका होता है, तो अमोनियम क्लोराइड होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 161 जो है, इसमें जैसे एक शुष्क सेल होता है, तो शुष्क सेल में क्या क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का होता है या अमोनियम क्लोराइड का होता है। और उसमें शुष्क सेल में कार्बन की छड़ के रूप में एनोड जो है कार्बन के छड़ के रूप में काम करता है, यानी कार्बन का छड़ जो होता है एनोड के रूप में काम करता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वहीं जस्ता जो होता है निगेटिव, जस्ता जो है निगेटिव काम करता है और एनोड जो है पॉजिटिव के रूप में काम करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है शुष्क सेल में एनोड का कार्य कौन करता है, तो कार्बन की छड़, और कैथोड का काम कौन करता है, तो जस्ता। और क्वेश्चन ये भी पूछता है इसका विद्युत वाहक बल, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है। इतना क्वेश्चन जो है शुष्क सेल से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 में है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। कार बैटरी में क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। 162 का बी हो जाएगा। अगर इसमें कहेगा विद्युत वाहक बल कितना होता है, यानी इसको वोल्टेज सेल भी कह सकते हैं, तो उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 163, वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया। 163, तो 163 के कौन हो जाएगा, एलेक्जेंड्रो वोल्टा इसका आविष्कारक थे। कब किए थे, तो 1799 में एलेक्जेंड्रो वोल्टा द्वारा वोल्टेज सेल का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 164, शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल, तो इस क्या हो जाएगा, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल है। अच्छा, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये क्या है, प्राथमिक सेल को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। प्राथमिक सेल वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि द्वितीय सेल भी हो जाएगा, द्वितीय सेल वैसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी कह सकते हैं सेकेंडरी सेल जो होता है चार्जेबल होता है, कच्ची होता है, चार्जेबल होता है, और प्राथमिक सेल जो होता है चार्जेबल नहीं होता है, वो लिखो फेंको होता है, यूज एंड थ्रो। तो इस तरह से शुष्क सेल जो होता है प्राथमिक सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, 165 में कह रहा है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में जस्तीकरण कहेंगे, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, विद्युत अपघटन संबंधी नियम के प्रतिपादक कौन थे। विद्युत संबंधी अपघटन के नियम कौन दिए, फैराडे के द्वारा दिया गया। विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन जब कोई सॉल्यूशन से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह जो है ऋण आवेशित और धन आवेशित में टूटता है, जिसको हम विघटन होना कहते हैं, विद्युत धारा का विघटन हुआ। तो वो जो किसने दिया, फैराडे दिया, वही नियम विद्युत अपघटन नियम कहलाया। क्वेश्चन नंबर 167 में देखिए, 167 में कह रहा है, 167 में कह रहा है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होना चाहिए, यानी फ्यूज के लिए क्या होना चाहिए। फ्यूज के लिए पहला नंबर तो निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, यानी वो करंट का अपोज नहीं करे, नहीं तो लॉस हो जाएगा, और निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, मतलब धारा को कम से कम रोकना चाहिए, ठीक है, और गलनांक कम होना चाहिए। ऐसा ना कि वोल्टेज अचानक घर का वोल्टेज बढ़ जाए और फिर भी फ्यूज ना गले और धारा जो है टीवी तक चला जाए, फ्रिज तक चला जाए और उसको डैमेज करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका गलनांक भी निम्न होना चाहिए और विशिष्ट प्रतिरोध भी निम्न होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। फ्यूज किसका बना होता है, शीशा और टीन के बना होता है, लेकिन आमतौर पर हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, उपयोग सीधे तांबा वाला ठोक देते हैं। लेकिन
सिद्धांतिक जो है होना चाहिए क्या, सीसा और टिन का मिश्र धातु होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 159 में देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 170, विद्युत के हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है? तो हीटर का फिलामेंट जो है नाइक्रोम का बना होता है, लेकिन बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 171 में कह रहा है कि ये यदि 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपभोग का मान क्या होगा? तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को के यूनिट किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा। आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा किस में मापते हैं? किलोवाट इंटू घंटा में मापते हैं। यहाँ वाट दे दिया है, घंटा भी दे दिया है। वाट कितना दिया है? 100 दे दिया है, और घंटा दे दिया है 1 दे दिया है। अब बल्ब कै गो है? तो 10 गो बल्ब है। ये तो आ गया वाट इंटू घंटा। किलोवाट घंटा चाहिए आपको। यूनिट क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का यूनिट किलो में होता है, इसलिए किलो से डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा। किलो से डिवाइड करें तो कितना? 1000 से भागा देंगे। अब देखिए, ऊपर से नीचे सब शून्य कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी 1 यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। 171 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 173, निम्न में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा लौह चुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है। तो देखिए, एक होता है अनुचुंबकीय में प्लेटिनम आ गया, क्रोमियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम या ऑक्सीजन, एल्युमिनियम जो है अनुचुंबकीय में कहलाता है। जबकि लौह चुंबकीय में 3 चीज़ याद रखिए। लौह चुंबकीय में कौन कौन याद रखिए? फेरस याद रखिए, कोबाल्ट याद रखिए, कोबाल्ट और एक याद रखिए निकेल। कोबाल्ट और निकेल 3 चीज़। यानी लौह चुंबकीय में फेरस, कोबाल्ट, निकेल, और अनुचुंबकीय जो पूछा गया है इसमें क्या कहता है? प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब आता है। लेकिन एक प्रतिचुंबकीय जो होता है उसमें बहुत सारा आता है, जैसे चांदी, सोना, तांबा, सीसा, जिंक, जल, बिस्मथ, एल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, ये सब आता है। तो इसमें जो पूछा गया था अनुचुंबकीय, तो देखिए तांबा जो है, तांबा किस में हम बताएं? तांबा जो है प्रतिचुंबकीय है। यहाँ पूछा है अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, और वो जो है फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक माने लौह चुंबकीय। तो तांबा नहीं होगा। क्रोमियम क्या है? क्रोमियम इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 173 का क्रोमियम जो है अनुचुंबकीय। यही कोबाल्ट देखिए, कोबाल्ट क्या है? लौह चुंबकीय है। निकेल क्या है? लौह चुंबकीय है, इसलिए आप छाट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक है? तो प्रतिचुंबकीय में कौन कौन आ जाएगा? चांदी, लोहा, सोना, जीसा, जिंक, जल, बिस्मिथ, एल्कोहल, हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए बिस्मिथ जो है प्रतिचुंबकीय है। यही लोहा देखिए क्या है? लोहा लौह चुंबकीय हो जाएगा। यही निकेल भी लौह चुंबकीय, कोबाल्ट भी लौह चुंबकीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 175, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। कौन किया था? अस्टड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछता भी है। 176, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाभिक का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग जनरेटर बनाने में किया जाता है, यानी जनरेटर बनाने में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177, विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांतों पर काम करता है। तो विद्युत मोटर जो रहता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका फ्राइडे लॉ के ऊपर विद्युत मोटर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 178 में है ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ऐसे एक यंत्र है जो कि केवल और केवल एसी में काम करता है। एसी में काम करता है, डीसी में काम नहीं करता है। और उसका काम क्या होता है एसी में? तो एसी का वोल्ट बढ़ा देना या उसको घटा देना, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एसी के वोल्ट घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था क्या करता है? वोल्टेज को घटा करके हर एक घर में सप्लाई करता है। तो उसका घटाना या बढ़ाना काम है, लेकिन एसी में ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, लेंज का नियम निम्नलिखित किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम, तो लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है?
पिछले दिन हमने केमिस्ट्री में एक सेट देखा, केमिस्ट्री का पार्ट 1 था, उसमें भी हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के बारे में चर्चा हमने किया था। और आज भी देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो होगा कौन? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन है छाट दीजिए, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इलेक्ट्रॉन वाला छट जाएगा, तो क्या होगा? प्रोटॉन की नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु की बाह्यतम कक्षा में चारों ओर चक्कर काटते रहता है। क्वेश्चन नंबर 181, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज कौन की थी? तो चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 182, परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? जो प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी एटॉमिक नंबर बराबर कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो इसमें पूछा था एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, जिस तत्व का परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन, 2 गो प्रोटॉन है और 2 गो न्यूट्रॉन है और 2 गो इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व पर द्रव्यमान संख्या क्या होगा? द्रव्यमान संख्या बराबर हम क्या बताया? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन बराबर कितना? 4 गो। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, नाभिक के आकार है। नाभिक के आकार कितना होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर। 10 के पावर माइनस 15 मीटर। वहीं कहता है नाभिक की त्रिज्या कितना होती है? तो त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है, लेकिन आकार जो है 10 के पावर माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 185 देखिए, 185 में है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 186, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन के न्यूक्लियर में, तो देखिए हाइड्रोजन के न्यूक्लियर में क्या होता है? एक होता है परमाणु क्रमांक होता है और एक ही इसका द्रव्यमान संख्या होता है। तो कह रहा है प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन क्या करता है? 1 यूनिट ऋणावेश के साथ वहन करता है, यानी उस पर क्या होता है? चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 189, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान जो होता है भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है? समस्थानिक, आइसोटोप कहलाता है। जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? आइसोटोप या समस्थानिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 190, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं? तत्व में समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटता है तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और जब 2 हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें होता है नाभिकीय संलयन। जैसे देखिए सूर्य में क्या होता है? तो उसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 192 में कह रहा है 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 193, परमाणु बम सिद्धांत आधारित होते हैं। परमाणु बम सिद्धांत किस पे आधारित होते हैं? तो देखिए एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। तो परमाणु बम जो है उसको नाभिकीय बम भी कहा जाता है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, वहीं हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो इसमें पूछा था परमाणु बम किस पे आधारित होते हैं? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। लेकिन अगर कहता हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होते हैं? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। और इससे और एक क्वेश्चन पूछता है, खोजकर्ता पूछा जाता है। तो परमाणु बम जो है इसका खोजकर्ता कौन किया था? रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा किया गया था 1945 में किया गया था। जबकि हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 ईस्वी में किया जाता है। और हाइड्रोजन बम जो होता है जो कि नाभिकीय संलयन पे काम करता है, परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना जो है शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 194 देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित क्या करता है? अल्फा बीटा गामा तीनों रे उत्सर्जित करता है। और जब लास्ट में क्या बचता है?
कोई भी रेडियस सक्रिय तत्व है, इसका मतलब है कि रेडियस सक्रिय करने का मतलब कि हमेशा उससे जो है अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित होते रहता है। और अगर उत्सर्जित बंद होना हो जाता है तो लास्ट में अवशिष्ट क्या बचता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अल्फा बीटा कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा अवशिष्ट के बाद क्या बचता है, तो क्या बचता है लास्ट में, तो सीसा बचता है, सीसा मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 195, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, तो गामा रे उत्सर्जित करता है। और आप जानते हैं गामा रे का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, वहीं अल्फा किरण जो होता है अल्फा रे उसका आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 196, नाभिकीय के रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर, पहले समझिए कि नाभिकीय रिएक्टर में क्या प्रयोग होता है, ईंधन के रूप में। तो ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है, या थोरियम के प्रयोग होता है, या प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। तीन चीज़ का सामान्यतः किया जाता है, लेकिन भारत में भी थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग ज़्यादातर हो रहा है। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, जब थोरियम या यूरेनियम या प्लूटोनियम को जब परमाणु रिएक्टर में अभिक्रिया किया जाता है तो अभिक्रिया के दौरान जो है न्यूट्रॉन की गति बहुत तेज़ होता है। अभिक्रिया के से जो उत्पन्न होता है न्यूट्रॉन की गति, उसका अभिक्रिया बहुत ही तेज़ होता है। तो उसके लिए चाहिए क्या, उसका गति को धीमा करना है, तो उसको क्या करेंगे, मंदक। धीमा करना है तो मंदक, जो कि वही पूछ रहा है मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में या तो ग्रेफाइट का प्रयोग कीजिए, और नहीं तो उसको मंदक करने के लिए भारी जल D2O डिटोरियम ऑक्साइड उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा देगा, कहेगा अभिक्रिया नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित करना और मंदित करना दोनों अलग है। नियंत्रित मतलब हो गया विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित करना है, तो नियंत्रित कैडमियम और बोरोन की छड़ से किया जाता है, जिसको कंट्रोलर रड भी कहा जाता है। और जबकि मंदक करना हो तो ग्रेफाइट और किसका प्रयोग, ग्रेफाइट और डिटोरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 197, परमाणु पायल का प्रयोग होता है। परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है, 197 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन के परिचालन में इसका प्रयोग किया जाता है परमाणु पायल का। क्वेश्चन नंबर 98 कट गया है। क्वेश्चन नंबर 200 में देखिए, 200 में है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल डिटोरियम ऑक्साइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो उसको अभी बताएं। डिटोरियम ऑक्साइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। और नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा आपको यह सेट जो था कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।